बहन भी गलत नहीं है, भाई भी सही कह रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ हमारे मुजफ्फरगढ़ से रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अली ख़ान साहब भी हैं। और सच्ची बात यह है कि ख़ुद MNA हैं, इनका अपना नाम है, लेकिन ये फ़र्जंद हैं नवाबजादा नसरुल्लाह ख़ान साहब के, जो एक पाकिस्तान की जो जमहूरी तारीख़ है उसमें जो जद्दोजहद करने वाले बड़े नाम हैं, उनमें नवाबजादा नसरुल्लाह ख़ान साहब का नाम है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि उनके जो फ़र्जंद हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुजफ्फरगढ़ से जो है वो MNA मुंतखब हुए हुए हैं। मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे साथ खड़े हैं। इनकी भी फ़्लाइट थी, लेकिन मैंने गुजारिश की कि आ जाएँ। मैं बात शुरू करूँगा खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं कुछ इलाकों में और उनके जो नताइज आए हैं। हालांकि अभी तक 100% नताइज इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान नहीं किया। कई इलाकों के नताइज उन्होंने रोके हुए हैं, लेकिन जो अभी तक नताइज आए हैं अगर आप उसको सामने रखें तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने काफ़ी अर्सा पहले एक बात कही थी कि PTI का जो जन्म है वो पेशावर में हुआ है और PTI पेशावर में दफन हो जाएगी। और इस बल्दियाती इलेक्शंस के नताइज ने ये साबित किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने जो PTI को माजी के 2-3 इलेक्शंस में वोट देके कामयाब करवाया था, उन्होंने PTI की कारकर्दगी को देखते हुए जो मईशत का बेड़ा गर्क उन्होंने किया है, जो गरीब लोगों के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, जो जमहूरी निज़ाम को उन्होंने कमज़ोर किया है, उसकी सज़ा शायद उन्होंने PTI के जो लोग हैं उनको दी है, उनके उम्मीदवारों को दी है। और ये बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो नताइज आए हैं उन नताइज में जो नताइज आए हैं उन नताइज में जो इंटरफेरेंस थी वफाकी हुकूमत की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, उनके जो वफाकी वज़रा थे, उनके जो सूबाई वज़रा थे, उनके जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन लोगों ने इतना खुल के मदाखलत की है, दिन दिहाड़े जिसको कहते हैं ना डाके मारे हैं उन्होंने, जिस किसी की उन्होंने मदाखलत की है। वीडियोज़ रिकॉर्ड पर हैं, ऑडियोज़ रिकॉर्ड पर हैं कि किस अंदाज़ में वो लोगों को पैसे तकसीम करने की बातें करते रहे, लोगों को धमकियां देते रहे, डराते रहे। उसके बावजूद भी इवन यहाँ तक कि इमरान खान खुद भी गए और इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद गए, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया और वहाँ जाके मंसूबों का ऐलान किया। इन तमाम हथकंडों के बावजूद भी PTI का जो जनाजा निकला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो मैं समझता हूँ कि बहुत इबरतनाक एक मिसाल है कि अगर आप आवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़ेंगे, अगर आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हुए उनके साथ ऐसी ज़्यादती करेंगे जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो लोगों के पास जो वोट की ताकत है उसके ज़रिए वो आपसे बदला लेते हैं। अगर आप एक बात पर गौर करें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो नताइज आए हैं उसमें अपोजिशन की जमातों को जो वोट मिला है, जिसमें चाहे JUI हो, चाहे अवामी नेशनल पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे PMLN हो, अपोजिशन की जमातों के अगर वोट को आप मिलाएं और PTI के वोट को मिलाएं तो कम से कम 3-4 गुना वोट उससे ज़्यादा पड़ा है। यहाँ तो अगर सारी जमातें तो एक तरफ, अगर 2 जमातें भी कोई अपोजिशन के आपस में मिल के लड़ देती तो PTI के पास जो कुछ नशिस्तें आई हैं शायद वो भी नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के आधे अज़ला में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने आवाम के मूड का आपको बता दिया है। और ये वो खैबर पख्तूनख्वा है जो PTI का गढ़ था, ये वो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ PTI ने जन्म लिया, वो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ PTI ने बाकी तमाम जमातों को एक तरह से फारिग कर दिया था। उस इलाके में अगर PTI का ये हशर हो सकता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूबा सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा और बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा। मुझे 100% उम्मीद है कि सिंध में तो इंशाअल्लाह ताला जो थोड़ी बहुत इनको ज़बरदस्ती सीटें मिली थी उसमें भी इनका असर बुरा नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पंजाब में भी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है, उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी भी अच्छी होगी और दीगर अपोजिशन जमातें भी जो हैं वो PTI को बहुत टफ टाइम देंगी और उनको वहाँ से फारिग करेंगी।
एक और बात कर लेता हूँ, फिर आपके सवाल ले लेंगे, बल्कि नवाबजादा साहब से थोड़ी बात करा लूँगा। एक तो जो बात मैं बार बार सुनता हूँ, इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है। अक्सर लोग हमारे कहते हैं नया बल्दियाती निज़ाम कबूल नहीं है सूबा सिंध में। सूबा सिंध में कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं आया। बल्दियाती निज़ाम वही है जो 2013 के कानून के तहत बना था। बल्दियाती निज़ाम वही है जिस पे पिछली बल्दियाती नुमाइंदों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। हाँ, हमने उसको बेहतर करने के लिए उसमें तरामीम ज़रूर की है, उसको इम्प्रूव किया है, उसको हमने ठीक किया है। तो ये जो लोगों को एक गुमराह करने की कोशिश, नया निज़ाम नामंजूरी, बैनर भी लगा दिए, कोई नया निज़ाम नहीं है, निज़ाम पुराना ही है। एक और चीज़ के महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिजली की कीमतें फिर बढ़ाने की बात हो रही है। गैस का बहरान पूरे मुल्क में होगा, लेकिन कराची में लोगों के ऊपर जो इस वक्त मुसीबत टूटी हुई है गैस के बहरान की वजह से, उसको आप सब भुगत रहे होंगे। और MQM जो है इस पर बात नहीं कर रही है। कराची की इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं मिल रही है, कराची की फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं और MQM उस पर बात नहीं कर रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बैनुल-अक़वामी मार्केट में कमी हो रही है। वफाकी हुकूमत वो कमी पाकिस्तान के शहरियों को मुंतकिल नहीं कर रही है, MQM इस पर बोल नहीं रही है। चीनी के स्कैंडल में जितने इनके माफियाज इन्वॉल्व थे, कमीशन की रिपोर्ट आई है, लोगों के नाम उसके अंदर मौजूद है, उस पर हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है, MQM उस पर नहीं बोल रही है। गंदम के माफिया पर, गंदम के जो बहरान पैदा किया गया, जो गंदम की कीमत बढ़ी और लोगों की और हमारी और आपकी जेबों पे डाके डले, MQM उस पर नहीं बोल रही है। यूरिया का बहरान पूरे मुल्क में पैदा होता जा रहा है। यूरिया के बहरान का मतलब है कि आपकी फसल ठीक नहीं होगी, आपकी फसल ठीक नहीं होगी तो आपकी जो फूड आइटम्स हैं मुल्क में वो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, पाकिस्तान की मईशत पर मज़ीद बोझ पड़ेगा और पाकिस्तान के लोगों को महंगी अशिया मिलेंगी। लेकिन इस पर भी MQM खामोश है। तो वो जमात जो यहाँ ठेकेदार बनी हुई है कि कराची के लोगों के हुकूक़ की हम बात करते हैं, हमारे दौर हुकूमत में बार बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर इस्तीफ़े देने वाले, हुकूमतें छोड़ने वाले, आज उनके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता और वो खामोश हैं। और सिर्फ इस सूबे के अंदर लोगों में नफ़रतें पैदा करने के लिए, दूरियां पैदा करने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए अपनी साजिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन आवाम के इशूज़ पर जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहूँगा इस मुल्क के लोगों से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से, पंजाब के लोगों से और ख़ास तौर पर कराची के लोगों से कि माजी में जो कुछ गलतियाँ हुई हम सबसे, जो कुछ गलतियाँ कराची के शहरियों ने की कि गलत तरीके से किसी और लह में बहकर वोट दिए MQM को, लिसानियत की बुनियाद पे दिए हों, किसी और बुनियाद पे दिए हों, अब आपके पास उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पता नहीं क्या सोचकर, कौन सी उम्मीदें बांधी थी, PTI से उनको वोट दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने जिस तरह उनको वोट दिया, अब मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग हों, KPK के लोग हों, कराची के लोग हों, बलूचिस्तान के लोग हों, सूबा सिंध के दीगर अजला में रहने वाले लोग हों, उनकी उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। जिस तरह वो आगे चल रहे हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान की सियासत को आगे लेके जा रहे हैं, जिस तरह वो आवाम के इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, मेरी गुजारिश होगी ख़ास तौर पर नौजवानों से कि आपको नौजवानों को सियासत में लाने की बात करके वोट लिया गया था। वो 70 साल का नौजवान जो है वो कहता है कि जो 32-33 साल का नौजवान है वो बच्चा है। तो जो शख्स नौजवानों को इलेक्शन में झूठे वादे करके वोट लेने के लिए इस्तेमाल करता हो, लेकिन अगर किसी पार्टी की लीडरशिप जवान है तो कहता है जी इसको वोट न दो, तो नौजवान आगे बढ़ें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बाजू बने और पाकिस्तान के अंदर एक नई बदलती हुई सूरत हाल में अपना बेहतर मुस्तकबिल तलाश करें। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूँगा नवाबजादा साहब से बात कर रहे हैं, फिर हम सवाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ जिस तरह बढ़ रहा है और जिस तरह सईद भाई ने बात की है कि इंशाल्लाह ताला KPK में जिस तरह रिज़ल्ट आया है और उन्होंने KPK के लोगों ने PTI को मुस्तरद किया है, इंशाल्लाह ताला पंजाब भी PTI को मुस्तरद करेगा। आपने देखा कि जो 2-3 वहाँ पे अब ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, तमाम जमातों के वोट बैंक जो है वो नीचे आया है और ख़ास तौर पे PTI का 15-15, 20-20 हज़ार वोट उनका नीचे आया है, सूबाई हल्कों में भी और कौमी में भी। और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर जहाँ पर 2-3 हज़ार वोट ले रही थी, वहाँ पे 30-35-40 हज़ार वोटों तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई है इन ज़िमनी इलेक्शंस में। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना भरपूर वहाँ पर ताकत का मुजाहरा भी करेगी और दोबारा हम पंजाब के अंदर जो हमारा
खोया हुआ मकाम है, हमारे रिवाइवल होगा, हम वो इंशाल्लाह हासिल करेंगे। और एक बात मैं और गुजारिश करूंगा कि जिस तरह सईद भाई ने कहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस वक्त इतना ज़्यादा किसान परेशान है कि जब काश्त का वक्त था हमें DAP नहीं मिल सकी, उसे अगर मिली है तो 10 से 11 हज़ार रुपया फ़ी बैग, और इसी तरह यूरिया खाद, वो जब अब हमें पहला पानी देना है फसल को तो उसके लिए वो अवेलेबल नहीं है। और इस सूरत में जब औसत नहीं होगी, हमारा काश्तकार जो है वो 18-1900 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम किस तरीके से गवर्नमेंट को या सरकारी गोदाम में गंदम देगा, जबकि उसकी अपनी लागत, अपनी काश भी नहीं आ रही होगी। तो इस वक्त जो हमारा मुल्क ज़राअत पे 70% ज़राअत पर मुश्तमिल है, इकॉनमी इसकी, उसकी हालत ये है कि इन्होंने तबाह करके रख दिया है। थैंक यू जी। जी जी एक इसके बाद जी सैयद भाई ये बताएं कि जो नताज आए खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ उनके वजीर इतराज या तर्जुमान जो है खैबर पख्तूनख्वा, उनका ये कहना है कि हम अपनी नाअहली की वजह से नहीं बल्कि महंगाई की वजह से हार गए। तो महंगाई तो लाद में उन्होंने बहुत की, इससे तो ज़्यादा उनकी भयानक नतीजे आने चाहिए। तो आप समझते हैं सिर्फ महंगाई की वजह से आ रहे हैं या पठानों ने करवट बदला है? सही भाई इसी में ऐड कर लीजिएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो पहले मरहले में बल्दियाती इलेक्शन में हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, क्या सिर्फ यही गलतियाँ हैं या नहीं? उसने एक और भी बात की, उसने कहा अगले में मैं खुद देखूंगा, अगले में खुद देखूंगा। देखें एक सेकंड ज़रा, पहली बात जो आपने कही है ना, वैसे इत्तेफाक है जी कि कल ही खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब किया है, और इसलिए मुंतखब किया है कि शायद उनको वो वज़ीर बनाएंगे ख़जाना का। और कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि जो हफीज़ शेख साहब थे वो भी वज़ीर थे, और उनको भी सेनेट का टिकट दिया गया कि कौमी असम्बली से वो इस्लामाबाद से सेनेटर बने, और उसके बाद उनको दोबारा आगे कंटिन्यू करें। फिर जब वो हार गए तो उनको पता चला कि मुल्क में जो महंगाई हुई है उसका ज़िम्मेदार हफीज़ शेख है, तो उसको हफीज़ शेख को उन्होंने फ़ारिग कर दिया। तो ये मुझे डर लग रहा है, सच्ची बात है। मैं जितना शौकत तरीन को जाता हूँ, बतौर इंसान वो अच्छे आदमी है, लेकिन जहाँ फंस गए हैं ना वो रज़िया गुंडों में फंस गई है। और जो मुझे मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, मुझे डर लग रहा है कहते हुए ये, एक मरतबा आप लोगों ने सवाल किया था जो हम्माद अज़हर को बनाया था, तो मुझे पूछा था कि उसको बना दिया, तो मैंने कहा 6 महीने नहीं चलेगा, वो बेचारा 6 दिन भी नहीं चला। तो शौकत तरीन साहब सेनेटर तो बन गए हैं वज़ीर बनने के लिए, लेकिन मुझे डर है कि अगला जो कुर्बानी का बकरा होगा कि महंगाई किसकी वजह से हो रही है, और KPK में इलेक्शन हम क्यों हार गए, चूँकि उन्होंने ख़ुद का महंगाई की वजह से, तो उसकी जो छुरी है वो आकर शौकत तरीन के ऊपर गिरेगी, और वो ना सिर्फ वजारत से जाएंगे बल्कि सेनेट से भी जाएंगे। तो ये जहन में रखिएगा। दूसरी बात आपने कही, अगर महंगाई की वजह से भी गए, हम तो यही कह रहे हैं ना कि बार बार ये कह रहे हैं कि भाई लोगों पे इतना जुल्म किया है आपने बिजली महंगी कर दी है, आपने गैस महंगी भी कर दी और नापैद भी कर दी है, आपने पेट्रोल महंगा किया है, आपने दवाइयाँ महंगी की हैं, आपने आटा महंगा किया है, आपने चीनी महंगी की है, आपने दालें महंगी की हैं, आपने घी महंगा। कौन सी ऐसी चीज़ है लोगों के इस्तेमाल की जिसको आपने बख्शा हो? और फिर सोने पे सुहागा आप कहते हैं ये सारे माफियाज हैं, और फिर उस पर सोने पे सुहागा उन माफियाज को कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, और फिर उस पर सोने पे सुहागा कि उनको आप करते कुछ नहीं है। तो ये लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग जब वोट के ज़रिए फ़ैसला करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़निंग ज़रूर होती है। अगर पीपल्स पार्टी को सिंध में वोट मिलता है और बाई इलेक्शन में ज़्यादा मिलता है, आप कुछ कह लें, लेकिन मैं इस पर ईमान है, तो पॉलिटिकल वर्कर के लोग जो हैं बाशऊर हैं, और आपको KPK के अंदर ये नतीजा नज़र आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला जो चला है KPK से, बल्कि कराची से ही चला, कैंटोनमेंट के इलेक्शंस हों, हमारे बाई इलेक्शंस हों, इनका हशर बुरा हुआ है। तो KPK से चलने वाली जो हवा है वो सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में भी इनको एक्सपोज करेगी, और पंजाब में जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसमें भी इनको एक्सपोज करेगी, और अगले इलेक्शन आने तक PTI की हैसियत वही होगी जो 2002 में थी, और वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सही में मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों में आपने कहा था कि MKM धमकी के जरिए से आती है, अब भी उनके बड़े जराइम सामने लाए गए हैं, तो क्या अब ये तय हो गया कि MKM के साथ किसी भी सतह पर आइंदा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे उनको? और जो नासिर शाह साहब ने कहा था उनके खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलना चाहिए, तो हुकूमत में है तो वो नासिर शाह किससे मुतालबा कर रहे हैं? यार जो मेरी मालूमात है जंगी जराइम पे सूबाई हुकूमत पता नहीं कर सकती है कि नहीं कर सकती है, हुकूमत तो भेजेगी। हाँ, सूबाई हुकूमत शायद नहीं कर सकती है। देखिए दूसरी बात मैं कह दूँ, ये बार बार मैं कह चुका हूँ, जब MQM अपने उरूज पे थी और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, और लंदन की
जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जब सारी जमातों ने कहा कि एमक्यूएम से कोई मुज़ाकरात नहीं करने, तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था। और उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान वापस आई, जब उनके काफ़िले पर हमला हुआ था कारसाज पर, उसके बाद भी एमक्यूएम का एक डेलीगेशन उनसे मिलने आया। हालांकि हमारे ताल्लुकात बहुत कशीदा थे, लेकिन जो मोहतरमा का कहना था कि एमक्यूएम के अंदर जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, जो सियासत करना चाहते हैं, जिनकी अप्रोच सियासी है, उनके साथ बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। और शायद ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऐसे लोग जो सियासत से हटकर किसी और तरीके से लोगों की राय बदलना चाहते हों, उनको आपने पीछे ले जाना है, धकेलना है, तो पॉलिटिकल लोगों को आप स्पेस दें। और मैं आज भी ये कहता हूँ, मैंने बार बार कहा है कि मैं अगर ये कहूँ कि एमक्यूएम का वोट बिल्कुल नहीं है तो ये गलत बात है। एमक्यूएम का वोट है शहरी इलाकों में, लेकिन ये अलग बात है कि उतना नहीं है जितना माजी में वो ले लेते थे। अगर किसी सियासी जमात के पास वोटर्स हैं, उनका वोट है, उनका मैंडेट है, तो मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि हम उसको मुस्तरद करें। हमें उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, हम बातचीत करने को बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अगर एमक्यूएम अपनी माजी की रविश को आगे बढ़ाएगी कि लोगों को लिसानी बुनियादों पर तकसीम करेगी या खौफ और दहशत की बुनियाद पर वोट लेने की कोशिश करेगी, तो ज़ाहिर है कि फिर हम उससे एग्री नहीं करते और नहीं करेंगे। बयान आया है, उसका कहना है कि केपीके में जो है पीटीआई का ग्राफ बढ़ा है। उसका मिसाल ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हमारी हिमायत से जीत के आए हैं। इसके बारे में यार, जो पूरी दुनिया कह रही है वो किसी एक तरफ है और फवाद चौधरी जो कह रहा है वो एक तरफ है। इसका फैसला मैं लोगों पे छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ का, उन्होंने ये भी कहा कि ये सारे वोट अगर मिला लें तो हमारे ज़्यादा हैं। तो भाई, जो नतीजा कहीं का भी आया, किसी एक कौंसिल का उठा के देख लीजिए आप, वो मेयर का हो, तहसील का हो, कहीं का उठा के देख लें। एक पीटीआई है, चलें एक आज़ाद, उसके सारे आज़ाद उनके हिस्से में डाल दें, जितने भी हैं सब पीटीआई के थे, मैं मान लेता हूँ। उनके वोट मिला लें, जेयूआई, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून लीग और एनपी के वोट मिला लें, आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये बेशर्मी और डटाई की इंतहा है कि ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है। उनके जो वहाँ के वज़ीर हैं, जिनके हलकों में ये रिजल्ट्स आए हैं, जो हारे हैं, वो कहते हैं हम हार गए। कोई वजह बताता है, कोई बताता है। ये डटाई साथ कहता है हमारा वोट बढ़ गया है। तो इस पागलपन का कोई इलाज हमारे पास नहीं है। एक सेकंड, 2018 में जिस तरह से पीटीआई फैज़याब हुई थी, अभी पूरा फैज़ ही पेशावर में था, लेकिन फिर भी फैज़याब नहीं हो सके। क्या हवा को उल्टी चली? देखिए, मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि जिस तरह 2018 में ये हुआ था ना, उस तरह का काम रोज़ाना नहीं हो सकता है। और इदारों को भी अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार, अपना जो इमेज होता है उसको कायम रखना भी ज़रूरी होता है। तो ये ज़ाहिर है कहीं ना कहीं ज़रूर एहसास इस बात का होगा कि 2018 में जो कुछ हुआ, जिस तरह पीटीआई को कराची से और बाकी जगहों से जितवाया गया, अगर उस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं तो शायद पाकिस्तान की आवाम और दुनिया उसको तस्लीम नहीं करेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो कोशिशें हुई हैं इलेक्शन से पहले वो आपके सामने हैं। यार, वज़ीर खुल के जाके जलसों में करते रहे तकरीरें, मुझे बताएं ना, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट तो कुछ और कहता है। हम तो योम तासीस के जलसे में गए थे, तकरीर भी मैंने कोई नहीं की, मुझे नोटिस आ गया, 50,000 जुर्माना भी हो गया। वो दादागिरी के साथ तकरीरें भी कर रहे हैं, पैसों की लालच भी दे रहे हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं, करते रहे। तो ये आसानियाँ जो हैं वो पीटीआई के लोगों के लिए थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो जिस तरफ आपका इशारा है, बदकिस्मती से पीटीआई ने माजी में वो बहुत सारे सहारे इस्तेमाल किए हैं। इस मरतबा भी शायद इलेक्शन से पहले उनको छूट थी, लेकिन इलेक्शन के दिन वो करना किसी के बस की बात नहीं थी कि ज़मीन को आसमान और आसमान को ज़मीन कर दें, एक को 20 और 20 को 1 कर दें, मुमकिन नहीं था। ये बता दीजिएगा भाई, 1 महीने पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इख्तियारात में जाली इख्तियार छपा है, इख्तियारात में उस इख्तियार के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? जिस बंदे ने इख्तियार दिया, लोगों से पैसे लिए, 150 लोगों से वो गिरफ्तार कर गया, मैंने इख्तियार में जो किया जिम्मेदारी है, उन अफसरान के खिलाफ आपने क्या करना? देखिए, ये मैंने भी आपको उससे बताया था, ये कोई एक इशू नहीं है। इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं और बदकिस्मती से कुछ अखबारात, कुछ इदारे, कुछ हमारे महकमे के लोग मिल के ये काम करते रहते हैं। और जब भी ये चीज़ हमारे इल्म में आती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और ये एक कोई चीज़ नहीं है, ये तो शायद एक छोटा सा इशू होगा, लेकिन इससे बड़े बड़े इशूज़ हैं जिस पर हमने कार्रवाइयाँ की और इन चीज़ों को रोका हुआ है। इसकी जब तफसील सारी आ जाएगी, सब फाइनलाइज़ कर लेंगे, मैं आपको आगाह कर दूँगा। जी सर, ये खान साहब ने कहा है कि अब शिकस्त के बाद जो दूसरा मरहला होगा उसकी मैं खुद निगरानी करूँगा। तो अब तो मेरे ख्याल में आप लोगों को शिकस्त ही होगी। एक तो ये, दूसरा आज फिर गवर्नर से पीएचडी का वफद मिल रहा है और वही बलदियाती निज़ाम। तो गवर्नर साहब को क्यों नहीं आपका एक वफद जाके समझाता है कि भाई ये मामला हैं, और दूसरे सूबों से आप कंपेरिजन
क्यों नहीं करते अपने बलदियाती निज़ाम को? देखिए, पहली जो बात आपने कही, अब तक का जो रिकॉर्ड है, खान साहब ने जिस चीज़ का नोटिस लिया और कहा कि इसकी निगरानी मैं खुद करूँगा, वहाँ बेड़ा ही गर्क हुआ है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि पहले मरहले में उन्होंने क्यों निगरानी नहीं की, ताकि ये जो 12-15 पीटीआई के जीते हैं ये भी बेचारे फारिग हो जाते। लेकिन अगले मरहले में अगर वो खुद ले रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी उनकी, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस्लामाबाद बैठ के वो कोई काम न करें, सिर्फ पीटीआई के बल्दियाती इलेक्शन जो होने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा में उसकी निगरानी करें, ताकि अपोजिशन में और बड़ी अच्छी तादाद में जीते और पीटीआई का जो जनाजा थोड़ा बहुत रह गया है वो भी निकल जाए और वो इतनी नीचे दफन हो जाए कि दोबारा उसके अंदर निकलने की ताकत ही न रहे। गवर्नर साहब की जो आपने बात कही, देखिए गवर्नर साहब का जो आइनी तौर पर रोल है वो ये नहीं है जो वो कर रहे हैं। उनका काम नहीं है कि वो इस किस्म के पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें, उनका ये काम नहीं है कि अपोजिशन के लोगों से मिलकर अपना माइंड बनाएं और वो माइंड बनाने के बाद हमारी किसी भी कानून साजी के ऊपर एतराज़ात करें। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से जो है वो शायद उसको आगे पीछे कहीं कर रहे हैं और ये मुनासिब बात नहीं है। बाकी जो इख्तियारात की बात है, लोग उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते रहें। गवर्नर साहब अपना चपरासी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कानून के मुताबिक, तो ना, तो ठीक है, एक आइनी ओहदा है। मैं बार बार कहता हूँ वो जो काम करते हैं ना, दोस्तों यारों को बुलाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं, वही काम ठीक है, वही करते रहें। बाकी गवर्नर साहब कहते रहें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि जिस तरह से वो कर रहे हैं वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और अपना जो एक आइनी ओहदा है उसके साथ से ज़्यादती कर रहे हैं। मैंने एक और बात आखिर में कही कि ये सारी चीज़ें करके वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, तो मुझे तो हमेशा खुशी होती है जब मेरा मुखालिफ कोई ऐसी चीज़ें करे जिससे उसका अपना किरदार सामने आए और वो एक्सपोज हो। तो मुझे तो खुशी है, गवर्नर साहब और बयान दें और अपोजिशन से मिलें और उनके कहने पे फैसले करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुनिया देख रही है कि सिंध का जो गवर्नर है वो अपने जो आइनी उसका रोल है उससे वो इनराफ कर रहा है। थैंक यू। दूसरा सवाल कर रहे हैं आप। नहीं, मैं नहीं समझता। वो एक आइनी पोजीशन है, आइनी ओहदा है और ठीक है, वो चाय पानी का खर्चा उनको जरूर जाना चाहिए। थैंक यू जी।